हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार बनर्जी आकाश यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बियॉन्ड लिमिट्स में आज आपके लिए 2025 की प्रिपरेशन में 2020 का पेपर लेकर आया हूं। अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इस पे बात करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे कहां कहां क्या क्या कर सकते थे जिससे कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाए। अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ ए गैस इज एज पर द फिगर शोन बिलो। ये जो फिगर दी गई है ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाई एक्सिस में और स्पीड है एक्स एक्सिस में। तो ये मैक्सवेल का ग्राफ जैसा दिख तो नहीं रहा। ये मैक्सवेल ने भी ऐसा ग्राफ दिया था जो गैस स्टेट में हम पढ़ते हैं, उसमें भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का ग्राफ होता है। देन द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक बहुत ही प्यारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक रेशियो। और वो रेशियो देख के ही दिख रहा है कि यहां पे भी कुछ रेशियो के बारे में ही पूछ रहे हैं। ऑप्शंस देखिए जरा ध्यान से। लेकिन ग्राफ जो है वो है सिमेट्रिकल ग्राफ है। और सिमेट्रिकल ग्राफ अगर है तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो 1:1 के रेशियो में होगी। लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है 3RT/m का स्क्वायर रूट, वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। अब हम ध्यान से ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में देखो मेरे स्टूडेंट्स, 1:1:1 ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर दूसरा आंसर देखो, इसमें बी में ए और आपका जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी है उसका रेशियो 1 है और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रेशियो आता है दैट इज 1.224 वही है। इसको बहुत सारे लोगों ने याद करने के हिसाब से ऑप्शन सी लगा दिया जो रटा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत प्यारा सवाल है, छोटा सा चेंज किया और इतने सारे लोगों ने गलत किया। देखते हैं इसकी एनालिसिस क्या कहती है। जो एनालिसिस कहती है वो भी समझना पड़ेगा। एनालिसिस कहती है कि 74.42% लोगों ने, यानी करीबन करीबन 74% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, जबकि बहुत ही बेसिक सवाल था। और करेक्ट रिस्पांस देने वाले 9.65। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन गैस स्टेट का बहुत ही प्यारा सवाल, गैस स्टेट का एक प्यारा सा कर्व का ऑब्जर्वेशन था कि वो कर्व जो था वो सिमेट्रिकल कर्व नहीं था, क्योंकि यहां पे ये कर्व सिमेट्रिकल है। इसलिए ये इतने सारे परसेंटेज, बहुत अच्छी सीख मिलती है। पहले सवाल से सीख मिलती है क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे बेसिक सवाल भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2। कौन इनमें से O2 लिबरेट करता है? क्या लिबरेट करता है, कैसे लिबरेट करता है? हाइड्रोलिसिस, यानी हम इसको पानी के द्वारा विघटन करेंगे और इसमें आपके 4 ऑक्साइड्स दिए हुए हैं। सॉरी, ऑक्साइड्स, एक पहला तो ऑक्साइड है, दूसरा सुपर ऑक्साइड है, तीसरा परऑक्साइड है, चौथा भी परऑक्साइड है। आप अगर देखेंगे पहला वाला जो है लेड का मिक्स्ड ऑक्साइड है और बाकी जो है वो एल्कली अर्थ मेटल के है, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। लेकिन एक सुपर ऑक्साइड है, एक परऑक्साइड है, ये भी आपका परऑक्साइड है। तो इनकी रिएक्शन क्या होगी? हाइड्रोलिसिस Pb3O4 की तो होती नहीं है। अब आते हैं इन तीनों में सोडियम एंड लिथियम आपके हाई टेम्परेचर में जरूर पानी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर में भी KO2 आपका पानी के साथ रिएक्ट करके आपको देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड H2O2 और O2 देता है। और यही हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि कौन हाइड्रोलिसिस से O2 देता है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये भी तो हमने पढ़ा है कि इनके भी तो हाइड्रोलिसिस से ऑन टेम्परेचर पे हमें H2O2 मिलता है और H2O2 डिकंपोज करके O2 दे सकता है। दिमाग में तो आ रहा होगा, लेकिन ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन, जो बेस्ट ऑप्शन जो आ रहा है, बिना किसी हाई टेम्परेचर के लो टेम्परेचर में ही हाइड्रोलिसिस हो रही है सुपर ऑक्साइड की, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस होके आपको ऑक्सीजन गैस दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी बहुत प्यारा सवाल है। बहुत बारीकी से सवाल और रिएक्शंस को पढ़ना, कंडीशंस को पढ़ना, ये सवाल आपको ये सिखाता है। तो डेफिनेटली ये सवाल आपको इनऑर्गेनिक का बहुत प्यारा सवाल मिल रहा है। आप देखें, बहुत प्यारा अभी गैस स्टेट का मिला, अब इस बार आई बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखते हैं तीसरा सवाल क्या लिखा था, बट पहले एनालिसिस देख लेते हैं कितने लोगों ने सही किया इसको। बाय गॉड 50% लोगों ने इसको गलत किया। इसकी बहुत ही बेसिक सी वजह, हम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को प्रॉपर्ली याद नहीं करते, हम सिर्फ रटते हैं। अगर हम उसे प्रॉपर्ली याद करें, समझ के याद करें, लॉजिकली याद करें, तो हमें पता होगा कि कौन क्या देता है, कौन देता है। स्पेशली ऑक्साइड देने वाले आपके
जो पेरोक्साइड देने वाले, ये सब रिएक्शंस तो जनरली बहुत आती है। हमें इस बार भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारे ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स जो दे रहे हैं उनके बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कलरलेस है यानी कलर्ड सॉल्ट नहीं है, ठीक है। एक्स एंड वाई, एक को एक्स कह दो दूसरे को वाई कह दो। अगर आप ध्यान दें उससे देखोगे हमारे पास टोटल 4 कैटायंस हैं, 4 में से कोई हमें 2 गैस करने होंगे। एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल्स, ध्यान रखना 2 metals X and Y and when they added to aqueous solution of NaCl, यानी नमक वाले पानी में ये व्हाइट पीपीटी देते हैं, यानी व्हाइट पीपीटी देने वाले तो सारे हैं, काफी है व्हाइट पीपीटी वाले, ठीक है। अभी यहां से तो कोई खास कुछ मिल नहीं रहा। ओके, व्हाइट पीपीटी देने वाले नाइट्रेट्स जिनको हमने नमक के पानी में घोला, यानी NaCl में डालते ही उनकी व्हाइट पीपीटी आई, यानी इन सबकी व्हाइट पीपीटी आई। व्हाइट पीपीटी एक्वस सॉल्यूशन में फर्स्ट ग्रुप के कैटायंस पे आ जाती है। फर्स्ट ग्रुप में कैटायन में होते हैं Ag, Pb और Hg22+, Pb+2, Hg+1, लेकिन अभी तक मुझे कोई खास गारंटी से नहीं समझ में आ रहा कि यही होंगे, होने के चांसेस हैं लेकिन पक्का कुछ नहीं है। अब एक बात अगली लाइन पढ़ने से समझ में आ रही है, दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्टली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। पार्टली सॉल्युबल इन हॉट वाटर सुनते ही फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट याद आ जाता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो सॉल्ट्स की व्हाइट पीपीटी है उसमें PbCl2 की जो व्हाइट पीपीटी है, क्या होती है व्हाइट पीपीटी PbCl2 की? PbCl2 की व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल हो जाती है। सो एक बक्का लग रहा है कि Pb हो सकता है। अगर Pb हो सकता है तो A और C में से यानी Ag एंड कैडमियम के चांसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में आपका PbCl2 गर्म पानी में सॉल्युबल हो गया है, लेकिन साथ में एक रेसिड्यू भी मिला है, यानी जो भी दूसरा कैटायन होगा उसका रेसिड्यू भी होगा। वो चाहे Ag हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, जिनकी संभावना भी कम लग रही है, बट अभी कुछ रूल आउट नहीं कर रहे हैं। रेसिड्यू P सॉल्युबल इन एक्वस एमोनिया, एक्वस एमोनिया में सॉल्युबल। ये सुनते ही हमें फर्स्ट ग्रुप की रिएक्शन से आ जाती है कि Ag+ को जब हम डाइल्यूट एस्टर से डालते हैं तो AgCl की व्हाइट पीपीटी आती है। व्हाइट पीपीटी जो है वो गर्म पानी में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन वो AgNH3 के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बना लेती है। बहुत प्यारा सवाल है। फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट पकड़ा दिया। ओके, अब फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट पकड़ा दिया एक्वस सॉल्यूशन NH3 के साथ एंड आल्सो एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अगर एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट अगर है तो हमने ये भी पढ़ा है, Ag+ की डी ब्लॉक में पढ़ रखी है, क्वालिटेटिव पढ़ रखी है, Ag+ हाइपो H2O3 के साथ भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। मजा आ गया? अब तो क्लियर हो गया मामला। अभी भी कोई दुविधा बची है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। जो हॉट सॉल्यूशन था वो गिव्स येलो पीपीटी विथ Ki, और हॉट सॉल्यूशन किसका था? PbCl2 का वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन था, और उसमें क्या डाला आपने? उसमें डाला आपने Ki, और जैसे ही आपने Ki डाला PbI2 की येलो पीपीटी आ गई, और जैसे ही येलो पीपीटी आ गई दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि 100% कंफर्म हो गया, उधर से Pb और इधर से सिल्वर। ऐसे में फर्स्ट, कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें आपने देखा कि फर्स्ट ग्रुप को बहुत अच्छे से डिस्गाइज किया गया, लेकिन जो टेस्ट थे सिंपल थे, जो वही थे जो कि हमने पढ़ रखे। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं थी। बस इसमें देखो थोड़ा डी ब्लॉक जोड़ा, थोड़ा क्वालिटी जोड़ा, थोड़ा पी ब्लॉक जोड़ा, तो इसमें सब चीज थी, लेकिन डिफिकल्ट डेफिनेटली नहीं था। देखते हैं कि कितने लोगों ने इसको सही किया। चलिए, अगर आप देखोगे अच्छे खासे लोगों ने इसको करेक्ट किया है, गलत करने वालों की संख्या भी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस को जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीरियसली देखा जाए, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं और ये आगे भी आएंगे। 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब हम अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन PQRS। अब इसमें हमें बेसिकली देखना है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, यानी इनमें से कौन कौन से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं। अब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये कंपाउंड है कौन से। अब कंपाउंड कौन कौन से है पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है, हमें इसको एक नॉर्मल चेन में डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बना हुआ है साथ में। ये बना हुआ है P, बेसिकली ये है। अब P अगर ये है तो अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली 5 कार्बन का चेन है,
यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन पेंटा की, और उसके सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, इसके सेकंड पोजीशन के बाद थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। चलो देखते हैं कि अगला आर कैसा हो रहा है। आर को देख लेते हैं, आर भी बना लेते हैं फटाफट। आर बना के देखते हैं आर कैसा है। इधर CH3 है, इधर वापस से OH, इधर भी CH3, जस्ट उल्टा चल रहा है ये। अगर देखें वापस से इधर आपका ET भी है, इधर ET बना दिया आपने, और इधर आपने बना दिया एक H और एक और ET। चलिए ठीक है, ठीक है। नंबरिंग वापस से हम यहीं से करेंगे क्योंकि यहां से शॉर्टकट पड़ेगा। ये 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, और ये 3 कर लेते हैं, 4 और 5। ये 5 कार्बन की चेन है, और 5 कार्बन की चेन है, और इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें कि थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, लेकिन थर्ड पोजीशन में मिथाइल भी है। यहां पे अगर ध्यान, 2 मिथाइल है, यहां पे थर्ड पोजीशन में 2 मिथाइल है, जबकि यहां पे थर्ड पोजीशन पे सिर्फ एक इथाइल है। तो ऑब्वियसली ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, ये दोनों तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जरा इधर को ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान देने पे आ जाता है क्या, तो इसमें 2 CH3 है, साथ में एक OH भी है। ओके, और नीचे आते हैं, और अगर जाते हैं तो हमें दिख रहा है क्या, एक तरफ ET है, इधर H है, और जाते हैं नीचे तो फिर इधर हमें H मिल रहा है, इधर हमें H मिल रहा है, और आगे जाके CH3 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा इसकी भी नंबरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये भी 5 कार्बन की चेन है। सेकंड पोजीशन पे इसके भी OH है, सेकंड पोजीशन पे इसके भी OH था, सेकंड पोजीशन पे इसके भी OH था, इसके भी OH था, और सेकंड पोजीशन पे OH तो तीसरे वाले का भी था। तीनों के OH सेकंड पोजीशन में, लेकिन थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, यहां भी थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। ओ गॉड, ये तो मैच कर गया, यानी R और Q मैच कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, यानी पेंटेन है, पेंटेन है, बट पेंटेन पे फंक्शनल ग्रुप OH है, तो यानी पेंटेनॉल है, यानी पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल है, राइट। ओके, और पेंटेनॉल का जो सेकंड OH कहां पे है, OH आपका सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे OH है, गुड। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, यहां भी सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप है, और आगे जाकर रही है थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब Q और R आइडेंटिकल हैं। Q और आइडेंटिकल है, S करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन लेना है। Q और R अगर आइडेंटिकल है तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका C। कोई डाउट, आगे बढ़ जाते हैं। अगर ध्यान से देखें 32% लोगों ने इसको गलत किया, जबकि बहुत ही बेसिक सा यूज था। हमें सिर्फ इसका एक नॉर्मल डायग्राम बनाना था, यानी आपको न्यूमैन से नॉर्मल एक एक्सटेंडेड डायग्राम बनाना है, और उस एक्सटेंडेड डायग्राम में आपको यह देखना है कि किसका नाम एक दूसरे से मैच करता है। बेसिकली आपको नॉमेनक्लेचर का एक घुमा के क्वेश्चन पकड़ा दिया। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑर्गेनिक का दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज बीन IUPAC नेम 3 इथेनाइल। 3 पोजीशन पे इथेनाइल है, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, और मिथाइल ग्रुप है, साथ में देखिए हेक्सीन है, और ओइक एसिड भी है, यानी सब में एसिड है। यहां तो दिख रहा है सब में एसिड दिख रहा है, यहां पे सब में एसिड दिख रहा है, तो इसमें मतलब एसिड से कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पे एसिड तो होगा ही होगा। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो एसिड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन। यहां भी शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। देख रहे हो सब में 6 कार्बन हो रहे हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 3 4 5 6। यहां भी आ जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 5, 6 कार्बन की चेन तो सब में है, तो इसका मतलब यहां से कुछ निकलने वाला है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन उड़ गया। थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल नहीं है, सी उड़ गया, बचा बी और डी। अब खेल बी और डी का है। अब बी और डी के खेल में जीतना कौन है, देखते हैं। 3 इथेनाइल के बाद दूसरा है 2 हाइड्रोक्सी, दोनों हाइड्रोक्सी दोनों में सेकंड पोजीशन पे है, यानी इसका मतलब यहां से अपन नहीं सोच सकते। आगे बढ़ते हैं, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप है, हाँ है। फोर्थ में मिथाइल ग्रुप है, नहीं है, फोर्थ में यहां पे इथाइल ग्रुप है। बस आ गया बच्चों, इसका मतलब आंसर है हमारा डी। हमें बेसिकली नाम को देखना है, इसका को समझना है। इतना आसान क्वेश्चन जेई में बहुत कम आता है। ये क्वेश्चन तो बहुतों से सही होना चाहिए था। देखते हैं कितने लोगों ने क्या सही किया। चलिए देखते हैं क्या है इसकी एनालिसिस। IUPAC नेमी का सवाल था 62%। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि बहुत ही बेसिक सवाल था, सिर्फ आपको
नॉमेनक्लेचर का फंडामेंटल पता होता तो आप इसको कर लेते। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन फिर भी देखिए 24% लोगों ने गलत किया। इसका मतलब सवाल करने की स्ट्रेटजी अभी भी लोगों को नहीं पता, कैसे सवाल को पकड़े, कहां से पकड़े, किस तरह पकड़े, ऑप्शंस को देखें। आयुपैक नॉमेनक्लेचर के बाद अगर हम अगला सवाल देखते हैं तो अगला सवाल देखते हैं कौन सा आ गया, एक और ऑर्गेनिक का सवाल आ गया। डी एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब होता है दोनों फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो एक सेम साइड है, थीरियो का मतलब होता है अपोजिट। अच्छा, डी एरिथ्रोस, फेसर प्रोजेक्शन ऑफ डी एरिथ्रोस हमें साफ साफ दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री बहुत पढ़ना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में उन्होंने ये पूछा है, डी एरिथ्रो आइसोमर आइसोलिस्टेड PQRS इन कॉलम 1, चूज करेक्ट रिलेशनशिप PQRS के बीच में, और डी एरिथ्रोस फ्रॉम कॉलम 2, डी एरिथ्रोस फ्रॉम कॉलम 2 से चूज करना है कि डी एरिथ्रोस के हिसाब से P क्या डायस्ट्रोमर है, आइडेंटिकल है, एनेंटियोमर है, क्या है, ये पता करना है। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अगेन यहां भी आपको बहुत छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, और छोटी छोटी बातें क्या पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए कि अगर हम इन दोनों को, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो OH आपकी तरफ है और H बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसको अगर हम ट्विस्ट करेंगे यानी इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, और वैसे ही अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या करेगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। यानी इसको मैं नीचे की तरफ लेकर आऊंगा तो जो OH अभी बोर्ड के अंदर है वो बोर्ड के बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका जो डायग्राम है वो क्या बन जाएगा, ये रहा CHO, ठीक है। और मैंने इसको किस में डाल दिया, मैंने डाल दिया इसको इक्लिप्स फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे बनाना है, ये OH मेरी तरफ ही है, तो OH जब मेरी तरफ ही है तो मैंने OH को मेरी तरफ बना दिया, दिख रहा है। और ये जो H है ये स्क्रीन के अंदर है, तो इसको स्क्रीन के अंदर डाल दिया। अब क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर रहा है तो इसका मतलब जो OH है, अब वो OH मेरी बाहर की तरफ रहेगा और जो OH अंदर की तरफ रहेगा, और ये बन गया। दोनों OH सेम साइड है, दोनों OH सेम साइड है, दोनों H सेम साइड है, और ये डेफिनेटली एरिथ्रो का ही बन गया। यानी कि जो पहला है P जो है वो आइडेंटिकल है एरिथ्रो के। क्यों? क्योंकि दोनों OH सेम साइड आ रहे हैं और एल्डिहाइड और CH2OH उसके लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला Q। अगर ध्यान से देखें, Q का जो एल्डिहाइड वाला जो OH है वो इसके जस्ट ऑपोजिट है, यानी ये बाहर की तरफ आया हुआ है, यानी जो P का जो OH है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, लेकिन Q का OH कहां पे है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है, यानी ये आपका उल्टा है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में जैसे अगर देख रहे हो यहां पे OH आपकी तरफ है, यहां भी OH आपकी तरफ है, और जो H है वो स्क्रीन के अंदर है, H स्क्रीन के अंदर है, तो इसका मतलब सेकंड कार्बन की कॉन्फिगरेशन इंटैक्ट है, फर्स्ट कार्बन की कॉन्फिगरेशन जो है वो उल्टी है। इसका मतलब ये कौन है, ये डायस्ट्रोमर है। डायस्ट्रोमर वो होते हैं जो मिरर इमेज नहीं होते, एक इसकी इमेज उल्टी है और एक इसकी, एक कार्बन की जो आपके जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड है। तो इसका मतलब ये जो है Q जो है वो आपका डायस्ट्रोमर है। अगर देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, P का 2 तो 3 में है, तो इसका मतलब B एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं Q का 2 आइडेंटिकल है, Q का 2 आइडेंटिकल है, वो भी 2 में है। इसका मतलब अब आंसर जो है A और C में से आएगा। S को चेक कर लेते हैं, S अगर आपका 2 और 3 में से कोई एक है तो मामला बैठ जाएगा। S को ध्यान से देखिए, S का जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका जो OH है वो इस OH के जस्ट ऑपोजिट है। अगर आप देखोगे कि ये जो OH है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और वेयरएज जो हमने पहला P का जो बनाया वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, यानी ये दोनों OH एक दूसरे के ऑपोजिट है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में भी OH जो है वो स्क्रीन के अंदर है, और जबकि यहां पे OH स्क्रीन के बाहर है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, यानी ये जो S है वो P का डेफिनेटली मिरर इमेज है, और अगर वो मिरर इमेज है तो क्या हो जाएगा, एनांटियोमर, यानी S जो हो गया आपका एनांटियोमर हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, R को भी चेक कर लेते हैं। R का है आपका 1 है, इसका मतलब ये वो डायस्ट्रोमर है, तो चेक करते हैं। तो एल्डिहाइड के साथ ये वाला कार्बन तो मैच कर रहा है, इसका और इसका बिल्कुल मैच कर रहा है। OH आपकी तरफ है, H स्क्रीन के अंदर है, OH आपकी तरफ है, H स्क्रीन के अंदर है। लेकिन अगर आप देखोगे ये उल्टा बना हुआ है, जब इसको रिपीट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद ये जो OH है वो OH हमारी तरफ आ जाएगा, नहीं, क्योंकि OH पहले ही हमारी तरफ है, तो OH जब रोटेट करेंगे तो स्क्रीन के अंदर जाएगा, यानी कि ये वाला जो कार्बन है क्या हुआ, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन वापस से हमें क्या दिख रहा है, ये कार्बन हमें ऑपोजिट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो R है वो आपका डायस्ट्रोमर है। R अगर आपका डायस्ट्रोमर है तो इसका मतलब ये आपका जो आंसर होगा वो C होगा।
बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे है ये, और इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में आएगा, आता रहा है और आगे भी आएगा। इसमें बेसिकली आपको फिशर प्रोजेक्शन और आपको साहॉर्स प्रोजेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन को बदलना आना चाहिए, डायस्ट्रोमर क्या है, एनेंशियोमर क्या है, ये बातें पता क्लियरली होनी चाहिए। अगर ये बातें क्लियरली नहीं पता तो डेफिनेटली इसमें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट उससे पहले इसकी एनालिसिस देख लेते हैं कितना है। ओ माय गॉड, रॉन्ग करने वालों की संख्या इसमें काफी ज्यादा थी, जबकि बहुत ही मतलब फंडामेंटल सवाल था। और अगर अपन देखें करेक्ट करने वालों की 25% है, जो कि थोड़ा सा कम है, मॉडरेटली थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जनरली इस तरह के विजुअलाइजेशन क्वेश्चन लोगों को दिक्कत आती है, लोग पहले से ही हार मान लेते हैं, जबकि ये सवाल हार मानने का था नहीं, इसको डेफिनेटली हम लोग कर सकते थे। स्टीरियोआइसोमर के बाद नेक्स्ट लेते हैं सेवेंथ सवाल। सेवेंथ सवाल किसका है? थर्मोडायनेमिक्स। क्या कह रहा है ये? पीवी वर्क डन, पीवी वर्क डन, उसका फॉर्मूला भी दे दिया, पी एक्सटर्नल डेल वी, बट यहां पे आगे क्या कह रहा है? फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी प्रोसेस पक्का नहीं है, प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। द वर्क डन इज इक्वल्स टू, उसने पी को इन टर्म्स ऑफ रियल गैस इक्वेशन से कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश की है। क्या ये सही है? पहले बात देखना पड़ेगा कि पी एक्सटर्नल जो होता है वो इक्वल्स टू पी इंटरनल हो सकता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट के हिसाब से देखा जाए तो। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो यहां पे रिवर्सिबल की बात भी चल रही है, यहां देखिए ये रिवर्सिबल की बात भी चल रही है, रिवर्सिबल बात भी चल रही है, तो हो सकता है यहां से कुछ निकलेगा। ठीक है, सो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पी एक्सटर्नल को हम पी इंटरनल कर सकते हैं, और पी इंटरनल जो गैस है वो अगर रियल गैस है तो चेक करके देखते हैं रियल गैस में क्या होता है। रियल गैस क्या होता है? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी, राइट, और एन आर टी। अगर ध्यान से देखें कि ये अगर मोलार गैस की बात चल रही हो तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, और सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा पी आपका ए अपॉन वी स्क्वायर, राइट, और इधर आ जाएगा वी माइनस बी, और ये रह जाएगा इक्वल्स टू आर टी। अब ये जो आर टी है, तो ध्यान से देखें, ये आर टी को इन्होंने वी माइनस वी से डिवाइड किया है, तो अपन भी कर लेते हैं इसको, पी को यहीं रहने देते हैं, तो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर और आर टी अपॉन वी माइनस बी, और इस ए प्लस वी स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं तो पी को रिप्लेस किया जा सकता है, डेफिनेटली रिप्लेस किया जा सकता है। इसका मतलब सिस्टम सेटिस्फाई द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब रियल गैस इक्वेशन की बात चल रही है, यानी इसका ए ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट है। तो पार्ट मार्किंग के हिसाब से ये तो करके आना चाहिए था। अब पूछ रहा है प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो ये पी डब्ल्यू वर्क होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी देखते हैं, प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिकली भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी है, जो रिवर्सिबल है, यानी ये रिवर्सिबल जो चीज है ये देखनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, डी द प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल एट अ कांस्टेंट प्रेशर। नहीं, इरिवर्सिबल में आपने रियल गैस इक्वेशन कैसे लगा दी, क्योंकि वो तो आपका एक्सटर्नल गैस का था, इंटरनल गैस में रियल गैस है तो उसको आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो रहा है? ए आंसर हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, बट डी रॉन्ग है। बहुत प्यारा सवाल है। आई थिंक इसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी चारों के 3 सही करने वाले बंदे जो है वो काफी कम थे, 4.9%, क्योंकि वो अटक गए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था ये। रॉन्ग रिस्पॉन्स, रॉन्ग रिस्पॉन्स जो कि मेरे ख्याल से काफी अजीब था। थर्मोडायनेमिक्स का डर देखिए कि कितने सारे लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो अटेम्प्ट किया वो काफी कम लोगों ने किया, लेकिन जिन्होंने किया वो करेक्ट जो है तीनों ऑप्शन सही करने वाले बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 से लेके 5 तक में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अब जो एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड 1 है, आपको साफ दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड 1 है ये 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। अब इसका एक एच को अगर एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस मतलब जिसका एच निकाल दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? कार्बोनाइन। अब ये कार्बोनाइन ना केवल इस रिंग में रेजोनेट कर सकता है, इसमें कर सकता है, इसमें कर सकता है, तो डेफिनेटली डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी फर्स्ट डेफिनेटली सही है। आगे देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। यस, अगर मैं फोर्थ वाले का एच निकाल लूं, अगर देखिए ध्यान से, ये आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, अगर मैंने ये वाला एच निकाला तो इसका -4 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट भी सही जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट क्या है? कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक, कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं किसी कंपाउंड में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं तो ये डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है
वो आपका एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड वाला भी सही है। देखते हैं फोर्थ वाला क्या कह रहा है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर 1 4 5 2 3। चलो देखते हैं क्या है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे ज्यादा एसिडिक तो फोर्थ है, क्योंकि उसका डीलोकलाइजेशन सबसे बेस्ट है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फोर्थ। फोर्थ के बाद हमें देखना है कि उसके बाद एसिडिक कौन सा है, उसके बाद है फिफ्थ, क्योंकि उसका sp हाइब्रिड कार्बन है। एल्काइन, एल्काइन जो होता है वो sp हाइब्रिड कार्बन होता है, तो इसका मतलब 4 के बाद आ रहा है नंबर फिफ्थ का, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। फिर कौन है, फिर डीलोकलाइजेशन, आपका बेंजीन में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, फिर आ रहा है 1, फिर कौन हो रहा है, फिर आपका सेकंड। डीलोकलाइजेशन इतना खास नहीं है, लेकिन sp2 कार्बन है सेकंड वाले में। और जब से लीस्ट कौन सा है, मिथाइल, मिथाइल जिसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है और कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सो ये ऑर्डर आ रहा है फोर्थ फिफ्थ 1 2 3, जो कि इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 8 का डी जो आंसर है वो गलत है, ए बी सी इसका आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेसिक सा जीओसी पे सवाल है। लेट्स सी कि कितने परसेंट लोगों ने सही किया। करेक्ट रेस्पॉन्स देने वालों की संख्या बहुत कम है, 15.09, रॉन्ग रेस्पॉन्स 33%। बेसिक सवाल था और काफी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि सोचा कि एसिड बेस्ड तो पी की वैल्यू याद नहीं होगी। एक मॉडरेट सा सवाल था, बहुत आसानी से सही हो सकता था। जीओसी पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हर साल जेईई में बन रहे हैं, डेफिनेटली ये चैप्टर तो करना चाहिए, करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, साथ में सक्सेनिक एनाइड्राइड एंड एलसीएल दिख रहा है। जैसे ही एलसीएल आता है तो हमें क्या दिखता है, फ्रिडलक्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो एकाइलेशन हो रहा है। तो क्या करेगा AlCl3 इस ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसका बॉन्ड का ब्रेक करेगा, क्लीवेज करेगा। इससे क्या मिलेगा हमें, कार्बोकटायन। और वो जो कार्बोकटायन है, वो कार्बोकटायन जो प्लस कार्बोकटायन है वो अटैक करेगा हमारे इस एरोमेटिक रिंग पे। अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एरोमेटिक रिंग में साइड्स है 3, 1 2 और 3। किस साइड पे अटैक करेगा, 1 पे तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि स्टेटली काफी इंडर्ड है, 2 भी नहीं करेगा क्योंकि 2 भी स्टेगर्ड है, तो बचा क्या, 3। तो ये 3 पे अटैक करेगा। और अगर ये 3 पे अटैक करेगा तो क्लोजर कैसे होगा, जरा देख ले। यहां से अटैक करेगा, यहां कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा और आगे चल के हमें मिलेगा एक एसिड ग्रुप। ये है हमारा बेसिकली क्यू। तो देखते हैं हमारे पास क्यू अवेलेबल है या नहीं। यस, हमारे पास ये जो क्यू अवेलेबल है, हमने यही बनाया था क्यू। हमने कहां अटैक किया था, हमने यहां अटैक किया था और जहां पड़ोस में कार्बोनाइल ग्रुप और आखिरी में एसिड ग्रुप बना दिया था। हमारा क्यू हमारा कंफर्म हो गया। हमारा क्यू कंफर्म होने के बाद हम जिंक HgHCl कर रहे हैं। जिंक HgHCl करेंगे तो क्या होगा, जिंक HgHCl से करेंगे तो सबसे पहले इसका कार्बोनाइल ग्रुप, जो क्लेमेंस रिडक्शन क्या करता है, क्लेमेंस रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 ग्रुप करता है। तो क्या हमारे पास ये ग्रुप है, यस ये वाला ग्रुप है, सी ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, जो इसको मतलब जिंक Hg इसको रिड्यूस कर देगा। और फिर क्या कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं हम लोग प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करके क्या करेंगे, हम प्रोटोनेशन करके इस एसिड ग्रुप को प्रोटोनेट करके इस ऐप को अटैक करेंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे और फिर रिंग क्लोज करेंगे। रिंग क्लोज करने जाएंगे, लेकिन ये CO ग्रुप तो यहां पे इंटैक्ट है, तो इसका मतलब ये एक रॉन्ग आंसर है, यानी ये R नहीं है। तो C हमारा आंसर नहीं है, B हमारा आंसर है। अब अगर हमारा C आंसर नहीं है तो हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किधर है, वो कार्बोनाइल ग्रुप इधर ना होके इधर है। तो हम एक्चुअली कार्बोनाइल ग्रुप को बनाते हैं पहले। तो दिख गया। अब हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप कहां है, इस तरफ है, कार्बोनाइल ग्रुप इस तरफ है। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोनाइल के साथ, तो क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड H2O+, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। और अगर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन करने जाएंगे तो बेसिकली हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा एक एल्कीन इधर। टर्शरी ग्रुप तो इधर पहले से ही था और 5 मेंबर रिंग के साथ डाइमिथाइल पार्ट यहां भी था। अब देखते हैं ये कहां पे है, ये है हमारे डी ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा बी एंड डी। बहुत प्यारा सवाल है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जेई में पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। हमें इस तरह की रिएक्शंस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अटैक कहां करना है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत कॉमन रिएक्शन है,
क्लेमेंस रिडक्शन, S3 प्लस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये वेरी कॉमन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। इन नेम रिएक्शन से एक क्वेश्चन की उम्मीद जो थी और वैसी उम्मीद हमें 2025 में एग्जाम में भी होगी। चलते हैं इसके एनालिसिस पे। एनालिसिस पे देखने के बाद 44% लोगों ने नेम रिएक्शन के ऊपर 44 लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, जो कि बहुत ही नॉट गुड साइन। दिस इज नॉट गुड साइन, क्योंकि नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन 2025 में बनेगा ही बनेगा। और करेक्ट रेस्पॉन्स की जो संख्या देख के तो हैरान हो गया, क्योंकि तो सिर्फ 11% है। इसकी बेसिक वजह यह है कि जब भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट अपने आप हो जाता है। वहां पे लॉजिकल रीजनिंग काफी काम आती है। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 का भी रुक लेंगे, और ऐसे के लिए 2025 के लिए नेम रिएक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप साफ दिख रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, जिसमें हमसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, और जो स्टेटमेंट क्या रहा है कि FeCl3 एज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। भाई ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो हो रहा ही है, क्योंकि वीक लिगैंड के साथ जुड़ रहा है, कोऑर्डिनेट नंबर 4 है और वीक लिगैंड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि वो टेट्राहेड्रल होती है। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट, इथिलीन, डायमाइन, क्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया यहाँ पे, वो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है। देखते हैं 2 ज्योमेट्रिकल देता है या कुछ और। तो इथिलीन डायमाइन को पहले ब्रिज बना देते हैं। यहाँ पे ये बन गया इथिलीन डायमाइन का ब्रिज, और इसका आपका हो गया 2NH3। ये 2NH3 हमने बना दिए, और डायगोनल लेते हैं Cl। अगले में डायगोनल लेते हैं आपका NH3। इसमें क्या ले लिया अपन ने डायगोनल? NH3 ले लिया। अब इसमें हमने NH3 ले लिया, उसमें ले लिया हमने Cl। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या है? हम क्या करते हैं, डायगोनल में हम लोग एक Cl ले लेते हैं, एक NH3 ले लेते हैं, और ऐसा करने पे एडजेसेंट पे आपके NH3 एंड Cl आ गए, यानी सिस फॉर्म आ गया। अब ये दोनों 2 ट्रांसफॉर्म है और एक सिस फॉर्म है, तो ज्योमेट्रिक कितने बन रहे हैं? ज्योमेट्रिक 3 बन रहे हैं, और इन्होंने कितने दिए? 2। इसका मतलब ये वाला गलत जा रहा है, यानी स्टेटमेंट ए तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है। FeCl has a higher spin moment as compared to कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स का। कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स के मुकाबले Fe वाला, Fe वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड Fe के साथ जो Cl है वो वीक लिगैंड है, और वीक लिगैंड के साथ हमें क्या कर रहे हो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आयरन +3 के हिसाब से आएगा, और उसके सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, क्योंकि वो आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है। तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके अनपेयर्ड है, तो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? N/N+2, और वो वैल्यू क्या आएगी? N की वैल्यू क्या है? 5, यानी हो गया 5 + 2 7, 7 5 जा 35, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 35 की वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है। अब कोबाल्ट में देखते हैं, कोबाल्ट यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेंट में है? +3 में है। ये सारे के सारे लिगैंड जो है ये आपके मॉडरेट टाइप से वीक स्ट्रॉन्ग है, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और कोबाल्ट +3 में, मेन बात है कोबाल्ट किसमें? +3 में। एमोनिया के साथ जो आपका इथिलीन डायमाइन है, ये क्या करेंगे? इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी जो कोबाल्ट +3 में जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, जहां यहाँ पे D5 थी, यहाँ पे D6 है, यानी वो 6 के 6 आपके पेयर्ड हो जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी दिखाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे D2, ये लिगैंड्स, ये P का एक बीच में डाल देता हूं, तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो गई? हाइब्रिड हो गई D2sp3, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे कोबाल्ट के वो है पेयर्ड। कोबाल्ट के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी 0, यानी कि जो स्टेटमेंट है FeCl has a higher spin moment than the cobalt, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। अगला क्या था? कोबाल्ट आयन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और 6 के 6 जो ये लिगैंड्स आपने को देखे, वो 6 के 6 लिगैंड्स क्या कर रहे हैं? वो 6 के 6 लिगैंड्स जो है वो आपका उसको पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए, और अगर पेयर कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं, हाइब्रिड होगी D2sp3, यानी जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसके एनालिसिस देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया। मेन बात है कि कितने लोगों ने इसको सही किया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है, और 24% लोगों ने, 25% लोगों ने सही किया। बहुत हैरान की बात है, 51% लोगों ने इसको रॉन्ग भी किया, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ खास इन्वॉल्व नहीं था, बेसिक्स था, और ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि
आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ये बेसिकली कोऑर्डिनेटर के 3 पार्ट्स हैं जो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये इस सवाल में इन्होंने तीनों का इस्तेमाल किया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या किसका है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक का सवाल दे रहा है। इसमें इन्होंने हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट और परक्लोरेट, बहुत वेल नोन ऑक्सी एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस है। तो ये है आपका ClO माइनस, ये क्या हो गया आपका ClO3 माइनस, और ये क्या हो गया परक्लोरेट ClO4 माइनस। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं कि भैया ये तीनों है क्या। क्लोरेट हो गया, हाइपोक्लोरेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, ये आयंस आ गए। अब उन्होंने पूछा है कॉन्जुगेट बेस, हाइपोक्लोराइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिकली ये है क्या, ये क्या थे, ये थे HClO, ये था HClO3 और ये था HClO4। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, HClO4। तो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्जुगेट बेस हो गया वो वीक। सबसे वीकेस्ट एसिड इनमें से कौन सा है, हाइपोक्लोराइड का करस्पॉन्डिंग एसिड यानी HClO, यानी ये जो एसिड है ये सबसे वीकेस्ट एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। सो हाइपोक्लोराइड आयन इज हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, यानी जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब वो क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर शेप ऑफ क्लोरेट है is influenced by the lone pair of electron of Cl. The molecular shape of chlorate. अब क्लोरेट का शेप क्या है पहले देखते हैं। एक लोन पेयर भी होगा, तो द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर क्लोरेट में तो लोन पेयर है ही नहीं, पर क्लोरेट में तो लोन पेयर है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं अब हाइपोक्लोराइड की, हाइपोक्लोराइड में भाई अगर लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके लोन पेयर ऐसे भी कोई इंफ्लुएंस कर ही नहीं सकते। सो ऐसे में जो स्टेटमेंट आ रहा है बी, वो भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही जा रहा है दोस्त। आगे, हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड आयन डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। हाइपोक्लोराइड, अच्छा, यानी कि ClO माइनस, आपको ये दे रहा है, और क्लोराइड क्या दे रहा है, क्लोराइड आपको दे रहा है ClO4 माइनस, और ये कह रहे हैं गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दोनों के दोनों अलग तरह के आयंस दे रहे हैं। एक दे रहा है आपको क्लोरेट, एक दे रहा है आपको परक्लोरेट। ऐसे में थर्ड जो है यानी सी जो ऑप्शन है वो गलत है। अब आ जाते हैं डी, द हाइपोक्लोराइड आयन ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड आयन। बिल्कुल सही बात है, हाइपोक्लोराइड वापस से ClO माइनस जो है वो आपका ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा इसे, SO4 माइनस 2 आयंस। सो डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। बहुत प्यारा सवाल है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज किया है, एसिड बेस चेक कर लिया, बॉन्डिंग चेक कर ली, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन चेक कर लिया, और साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी चेक कर लिया। बहुत प्यारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे 2025 जेई में भी आएंगे, और मैं आपको वार्न करता हूं कि अगर आप इस तरह की रिएक्शंस अगर याद नहीं कर रहे तो आपको वापस में दिक्कत आएगी। देखते हैं इसकी एनालिसिस क्या कहती है। एनालिसिस में करेक्ट रेस्पॉन्स देने का सिर्फ 2.73। इसकी क्या वजह है, इसकी जब सिंपल वजह है, क्योंकि जब भी मल्टी कॉन्सेप्ट आता है बच्चा फंस जाता है। क्यों फंसता है बच्चों, मैं आपको बार बार समझाता हूं कि चीजों को क्लियरली पढ़ो। अगर क्लियरली और ढंग से रटोगे, समझोगे चीजों को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे मल्टी कॉन्सेप्ट था, मल्टी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। समझ के रटोगे तो फायदा होगा, बिना समझे रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए क्या रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स साफ दिख रहा है कि 2.73% लोगों ने सही किया। इसकी वजह यही है कि जब मल्टी कॉन्सेप्ट आते ही हम घबरा जाते हैं, हम कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखिए, ये सॉलिड स्टेट का बहुत प्यारा सवाल है। क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कंपाउंड दे रखा है, कैटायन है आपका M, एनायन है X, यानी कि जो छोटा है वो कैटायन है और बड़ा जो है वो है एनायन। अब अगर इस पे ध्यान से देखें, ये एक बहुत प्यारी फिगर बनी हुई है जिसमें इन्होंने फेस सेंटर्ड पे छोटे कैटायन बना रखे, और एनायन जो दे रखे हैं उन्होंने एज सेंटर पे दे रखा है, एज के सेंटर पे दे रखा है। और अगर इसको एक्सटेंड करें डायग्राम को, और अगला एज सेंटर बनाए, तो साफ दिखेगा ये जो छोटा कैटायन है ये बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे है।
अगर हमने एक हाइपोथेटिकल ये वाला एच सेंटर से अगर एक क्यूब बना रहे हैं, तो यानी ये केस जो है मैच कर रहा है सीजियम क्लोराइड जैसा, जिसमें सीजियम क्या होता है, बीच में फंसा होता है, क्लोरीन से घिरा होता है। अब देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला इसका कंपाउंड का क्या है। इंपेरिकल फॉर्मूला में सबसे पहले देखेंगे ये जो आपके बड़े गोले हैं, यानी जिसको अपन एक्स माइनस बोल रहे हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, 4, और ये कितने से घिरे हुए हैं, 4 क्यूब से घिरे हुए हैं। सो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, इनकी एफिशिएंसी आई 1, यानी पर क्यूब में ये 1 है। इफेक्टिवली कितने ये लोग, 1। अब अगर हम छोटे वाले देखें कटायन, तो वो कितने हैं, 2, और उनकी एफिशिएंसी कितनी आई है, वो आई है आपकी 1। यानी दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, 1:1, यानी कि ये पहला जो करेक्ट स्टेटमेंट जा रहा है, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड MX। क्यों, क्योंकि मोलार रेशियो इनका 1:1 होगा, एक यूनिट सेल में ये 1:1 के रेशियो में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द कटायन एंड एनायन हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कटायन की कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री और एनायन ज्योमेट्री अलग होगी, ये तो हो ही नहीं सकती। जब मोलार रेशियो 1:1 है तो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1:1 के रेशियो में ही गिरेगी, तो इनकी डिफरेंट होने की संभावना है भी नहीं, और दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो गलत चला गया। रेशियो ऑफ MX बॉन्ड लेंथ, यानी रेशियो ऑफ MX बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट लेंथ इज 0.886। क्योंकि ये बॉडी डायगोनल में फंसा हुआ है छोटा कटायन, तो हम क्या कहेंगे, 2R प्लस 2R माइनस इज इक्वल्स टू √3a, यानी कि ये दोनों के दोनों बॉडी डायगोनल से घिरे हुए हैं, बॉडी डायगोनल में है ये लोग। अब ऐसे में इसको क्या करते हैं, R प्लस R माइनस इज इक्वल्स टू √3a डिवाइडेड बाई 2। R प्लस बाय R माइनस क्या है, बॉन्ड लेंथ, और A आपका जो आपका एज से दूसरे एज तक, यानी बेसिकली साइड हो गई, यानी R प्लस R माइनस डिवाइडेड बाई A इज √3 डिवाइडेड बाई 2। √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आपका आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, यानी 1.732 का आधा, यानी 0.86। डेफिनेटली ये एक सही आंसर है। द रेशियो ऑफ द आयनिक कटायन ऑफ रेडियस ऑफ एन आयन, कोऑर्डिनेशन में जब 8 है तो R प्लस बाई R माइनस कितना होता है, वो मिनिमम होता है 0.732 से 0.99 के रेंज में जाता है। तो ऐसे में ये बात भी गलत है, क्योंकि ये तो ऑक्टाइल ज्योमेट्री की है, यहां तो ऑक्टाइल ज्योमेट्री है ही नहीं। द रेशियो ऑफ द आयनिक रेडिया ऑफ कटायन टू एनायन जो है वो भी आपका गलत है। तो आंसर क्या है इसका, A and C। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया। अगेन वेरी पुअर रेस्पॉन्स, करेक्ट रेस्पॉन्स वाले 11.64। अगेन जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन को वापस से थोड़ा सा ट्विस्टेड कर देते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको नॉन अटेम्प्टेड वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट को जनरली आदमी इग्नोर करता है, जबकि ये बहुत ही अच्छा सवाल बनते हैं, इसमें विजुअलाइजेशन के बहुत ही परफेक्ट सवाल बनते हैं। एक बार आपने समझ लिया तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसको जरूर करके जाइए जे एडवांस की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 ml ऑफ 0.1 m ऑक्सैलिक एसिड, यानी उसने हमें वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, तो इसका मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूरा इक्विवेलेंस हमें पता है इसके, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, 2। तो ऑब्वियसली 2H प्लस है तो इसका एन फैक्टर होगा 2। टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH द ब्यूरेट यूजिंग फिनोप्सिलिन एज एन इंडिकेटर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ द परमानेंट फेंट पिंक कलर, पिंक कलर आपका आ जाता है बेसिक मीडियम में, और उसके 5 एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे, एक में 12.5 रीडिंग आई है, एक में 10.5 आई है, और बाकी 3 में कॉन्करेंट रीडिंग आई है 9, यानी ये वाली रीडिंग मानी जाएगी, ये दोनों रीडिंग्स नहीं मानी जाएंगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, रीडिंग्स वही मानी जाती है जो कि इक्वली सेम आए, वो आपका ये जो 9 वाली रीडिंग्स है वो मानी जाएगी, ये दोनों जो रीडिंग वेरी करती है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ NaOH, तो हमारे को उन्होंने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में सब कुछ दे रखा है, 5 into 0.1 into 2 इज इक्वल्स टू, हम क्या लगा रहे हैं, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड का हमें इक्विवेलेंस दिया हुआ है, NaOH की हमें वॉल्यूम दे रखी है, और हमें क्या चाहिए उसकी, हमें चाहिए उसकी मोलैरिटी। हमें पता है NaOH का एन फैक्टर कितना होता है 1, तो उसकी मोलैरिटी इंटू 1 कर दिया। अब हमें बेसिकली M चाहिए, तो M क्या हो जाएगा, M हो जाएगा आपका 1/9, यानी M is equals to 0.11। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, उससे पहले एनालिसिस कर लेते हैं इसका।
एनालिसिस में देखने में आ रहा है कि इसका करेक्ट रिस्पॉन्स सिर्फ 7.97% है। इसकी वजह यह है कि लोग प्रैक्टिकल्स नहीं करते। अगर हमने स्कूल में बेसिक प्रैक्टिकल किया होता तो हमें यह पता होता कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज वही ली जाती है जिनकी रीडिंग्स आती है, एवरेज नहीं ली जाती। जो रीडिंग्स मैच करती है, सिमिलर होती है, वही ली जाती है। सिमिलर भी एग्जैक्ट होनी चाहिए इनफैक्ट। तो रॉन्ग रिस्पॉन्स वालों की परसेंटेज देखिए, बहुत ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकल के बारे में बेसिक एलिमेंट्री आइडिया लोगों को नहीं था। अगला सवाल 14 सवाल, ये साफ दिख रहा है किसका है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। क्या कहना है ये, कंसिडर रिएक्शन जो ए से बी जा रही है और उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 1000 केल्विन दे रखा है। एट टाइम टी ये रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर उस टाइम पे है आपका, एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज टू 2000 केल्विन। पहले 1000 केल्विन था, अब अचानक क्या कर दिया उन्होंने, सिस्टम का टेम्परेचर कर दिया 2000 केल्विन। सिस्टम इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, वापस से उसको इक्विलिब्रियम को अटेन करने दिया। यानी ए और बी के बीच में दो इक्विलिब्रियम हो रहे हैं। एक हो रहा है टेम्परेचर 1000 केल्विन पे और एक हो रहा है टेम्परेचर, एक को T1 कह देते हैं, एक को T2 कह देते हैं, और 2000 केल्विन पे हो रहा है। यानी एक हो रहा है 1000 पे, एक हो रहा है 2000 पे, दोनों ही एक के साथ इक्विलिब्रियम है। अच्छा, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार। यानी दोनों ही केस में ए को जो है वो 1 बार रहने दिया। यानी ये पहला जो था वो 1 बार में ही है। यानी पहला अगर 1 बार है तो बी का हुआ, बी जो है बी के बारे में दे रखा है इस ग्राफ के थ्रू, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जब आपका टेम्परेचर कम था तो उन्होंने दिया बी का 10, और जब आपका टेम्परेचर 2000 केल्विन था तो बी का जो प्रेशर दिया वो दिया 100। सो इसको हम K1 कह देते हैं, इसको हम K2 कह देते हैं। तो K1 इज इक्वल्स टू 10/1, यानी K1 जो है वो 10 है और जो K2 है वो है आपका 100 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल्स टू 100। चलिए ठीक है, यानी हमारे पास K1 K2 पड़े हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी यानी डेल्टा जी नॉट की बात कर रहा है। ये फॉर्मूला क्या है उसका, डेल्टा जी नॉट का, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K1। ये किसके लिए, 1000 डिग्री के लिए। दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए भी यही होगा माइनस 2.303 RT log K2। हमारे को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सारी चीजें तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस log K1 by K2 जो है वो अलग अलग है। एक में क्या 10 दे रखा है, एक में आपका 100 दे रखा है। सो अगर हम देखें ध्यान से तो ये आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एट द 1000 केल्विन, 2000 केल्विन। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 2.3 RT वैल्यू पुट कर देंगे तो log K1, तो log K1 ये log 10, तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंगली माइनस 2.303 RT पे आएगा 1, log 10 आएगी 1, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2। डेल्टा G1 में वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा G1 वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा D2 आ जाएगी माइनस 2.303 RT, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्यों, log 100 कितना होता है, 2 होता है। बाकी सारी चीजें सेम है। अब T टेम्परेचर कितना है, एक में 1000 है, एक में 2000 है, एक में T1 क्या है, T1 जो है वो है आपका माइनस 2.303 R इंटू 1000 इंटू 1, और G2 क्या है 2.303 R इंटू 2000 इंटू 2। इसका रेशियो लेंगे G1 बाई G2 का, ठीक है, स्टैंडर्ड का, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 का इंटीजर वैल्यू कितनी आती है, 0.25। यानी ये तो बहुत प्यारा सवाल हो गया, एंड ये बहुत आसानी से सॉल्व भी हो गया। दिखने में बहुत बुरा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने सही किया। करेक्ट रिस्पॉन्स करने वालों की संख्या 11.36। अगेन, जब आप देख रहे हैं दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं तो लोगों को दिक्कतें आने लग गई, लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों ने ग्राफ का इंटरप्रिटेशन नहीं संग से किया। बेसिक सा सवाल था जिसको आपने गलती करी। क्यों, क्योंकि इसमें अगेन मल्टी कॉन्सेप्ट लग गया। चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर जो है साफ दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। कंसिडर 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यानी ये सवाल जो है ये फ्यूल सेल का है, और ये जो फ्यूल सेल है वो वर्किंग कंडीशन पे है, जब 1 बार है, उसका प्रेशर 298 केल्विन पे है, और ये रिएक्शन दे रखी है।
ये रिएक्शन दे रखी है और इससे जो वर्क डिराइव किया जा रहा है, वर्क डिराइव फ्रॉम द सेल ऑन कंजम्पशन ऑफ इतने मोल्स ऑफ आपके H2 गैस, इतने मोल्स ऑफ H2 गैस लिए गए और इसे कंप्रेस किया गया 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस में और थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस लिया गया है। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस में इसको 1 मोल लिया गया है। वो जो वर्क आपने लिया कहां से, फ्यूल सेल से, उसको आपने कहां यूज किया, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस को के कंप्रेस करने में इस्तेमाल किया गया। अब वो थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, वो थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने इस काम को किया। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस, अब आपको चेंज इन आइडियल गैस का टेम्परेचर निकालना है। साथ में आपको ये रिएक्शंस अवेलेबल दे गई है, ये 1.23 वोल्ट है और उसी तरह से आपको यहां पे H+ का भी जो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो तो भी दिया हुआ है। दो वैल्यूज दे रखी है, 2 स्टैंडर्ड रिएक्शंस की दे रखी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो H2 plus O2 gives you H2O। सो ये रिएक्शन हमें दे रखी है, ये हाफ O2 है, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे को दे रखी है, ये रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन को होने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिएक्शंस है वो O2 का H+ के साथ H2O बनना, हाफ O2 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन gives me H2O एंड मुझे चाहिए यहां पे H2 जो 2 H+ दे और 2 इलेक्ट्रॉन दे। इसकी E0 वैल्यू दे रखी है 1.23 वोल्ट, माइनस नहीं है, और इसकी E0 वैल्यू दे रखी है 0। सो अगर मैं इसको सम टोटल करता हूं तो ये सम टोटल जो आता है ये आ रहा है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स मी H2O लिक्विड, ये आ जा रहा है। यानी इसकी जो E0 वैल्यू है वो आपकी रहेगी 1.23, क्योंकि इसको माइनस करके तो कोई फायदा हो नहीं रहा, सम टोटल वैल्यू का आपका वैल्यू यही रह रही है। तो मुझे एक तरह से उस फ्यूल सेल की E0 वैल्यू पता है। अब फ्यूल सेल की मुझे डेल्टा G चाहिए। डेल्टा G होता है -NFE। अब जो N है उसका, जब वापस देखें इसका N कितना है, इसका जो N है 1 × 10⁻³ है, 1 × 10⁻³ है, लेकिन वो 70% ही एफिशिएंसी में काम करता है। तो 1 × 10⁻³ मोल्स है तो उसका 70% है, तो मुझे 70% मल्टीप्लाई, तो या तो मुझे 70/100 कर देना है। ठीक है, अब उसका जो फैराडे हो गया आपका 9650 और E वैल्यू है 1.23 वोल्ट। ये इससे मुझे आ जाएगी मेरी डेल्टा G की वैल्यू, और जो डेल्टा G की वैल्यू जो आएगी उस डेल्टा G की वैल्यू से मैं निकालूंगा वर्क, वही वर्क डन जो सेल ने किया वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में कर रहा है, यानी nRT डेल्टा T इनफैक्ट गामा -1। और n की वैल्यू इस बार क्या रहेगी, क्योंकि 1 मोल लिया है। r की वैल्यू क्या लेगी, r की वैल्यू दे रखी है 8.314 डेल्टा T डिवाइडेड बाई, अब वर्क डन जो आ गया वो हमने कहां किया, एडियाबैटिक प्रोसेस में किया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का n की वैल्यू 1 बोल दिया है, r की वैल्यू दे दी, डेल्टा T हमें निकालना है, और गामा हो गया आपका 5/3 -1। इससे जो डेल्टा की वैल्यू आएगी, डेल्टा T की वैल्यू जो आएगी, वर्क डन हमने यहां से निकाल लिया, इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 13.32 इसकी टेम्परेचर चेंज आएगा। देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया, काफी कम लोगों ने सही किया। मल्टी कॉन्सेप्ट आने पे दिक्कतें आती है। जहां आपका यहां पे जो वर्क डन है फ्यूल सेल का, उस वर्क डन का फ्यूल सेल को हमने कहां पे यूज किया, एडियाबैटिक प्रोसेस यूज किया, इसलिए ये सारे में हम जब इन दो तरह के मिक्स सवाल आते हैं हम उसको यूज नहीं कर पाए, एंड जो परसेंटेज जितने लोगों ने सही किया वो बहुत छोटा था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है ये, 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यानी ये फ्यूल सेल है वो 70% ही इफेक्टिव है। ओके, अब
ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन है स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार पे, ये H2 प्लस O2 गिव्स यू H2, यानी फ्यूल सेल की जो रिएक्शन है वो बेसिकली कॉमनली दे रखी है। अब इस सेल से जो वर्क डन लिया जा रहा है, वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजम्पशन, यानी ये जो फ्यूल सेल 70% पे काम कर रहा है, उस एफिशिएंट वाले फ्यूल सेल से जो वर्क डिराइव किया जा रहा है वो कंप्रेस की जा रही है आपकी 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस से किसी गैस को कंप्रेस किया जा रहा है और उस कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन है वो वर्क उठाया जा रहा है कहां से, फ्यूल सेल से। द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजम्पशन ऑफ 1 into 3 मोल ऑफ H2 गैस, यानी इतने मोल्स ऑफ H2 गैस से जो वर्क डिराइव किया जा रहा है वो कहां काम आ रहा है, मोनोएटॉमिक गैस के आइडल गैस को थर्मली कंप्रेस करने के लिए। एंड व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी चाहिए उनको, डेल्टा टी चाहिए, किसका चाहिए, डेल्टा टी चाहिए उस आप जो गैस को कंप्रेस कर रहे हो उसके वजह से क्या हो रहा है, गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, उस टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है वो निकालना है, यानी गैस जो हीटअप हो रही है उसको पता करना है। और उसके लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, एफ जो यूज करना है वो वैल्यूज वगैरह दे रखी है। चले चलते करते हैं, देखते हैं इसको सवाल को। H2 plus half O2 gives you H2O। अब ये रिएक्शन को हमें डिराइव करना है वाया दिस टू हाफ रिएक्शंस। तो हाफ रिएक्शंस में ये जो O2 वाली हाफ रिएक्शंस है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम हाफ कर देते हैं, हाफ करके लिख देते हैं इसको O2 half react with 2H plus gives us H2O liquid। ठीक है, वैल्यू कितनी है इसकी E0 की, 1.23 वोल्ट। अब H2 गैस को हम 2 H प्लस आयंस बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसकी E0 वैल्यू कितनी है, 0। सम टोटल कर देते हैं, सम टोटल करने से क्या आ गई, मेन रिएक्शन आ गई, हाँ, H2 गैस react with half O2 gas gives us H2O liquid। इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, सो N इज इक्वल्स टू आ गया अपना 2। सो ये हमारी फ्यूल सेल की रिएक्शन है जिसमें हमें पता है कि वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन उसमें क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। एन कितना है इसमें 2, एफ कितना है 9650, E कितना है 1.23 वोल्ट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी लेवल कितनी है, इसकी एफिशिएंसी लेवल है, देखिए जरा फटाफट, एफिशिएंसी लेवल क्या थी इसकी, एफिशिएंसी लेवल 70% और 1 into 3 मोल्स लिया गया, इसका वर्क 1 मोल नहीं था, तो 1 into 10⁻³ और 70% एफिशिएंसी पे था, यानी 70 डिवाइडेड बाई 100। ये डेल्टा जी हमारे कहां काम आया, ये डेल्टा जी काम आया एडियाबैटिक प्रोसेस करने में। वो डेल्टा जी जो है, ये डेल्टा जी जो हमने वर्क डन यहां से उठाया, वो वर्क डन किस पे काम आया, NR डेल्टा टी गामा -1 मोनोएटॉमिक गैस है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस गैस के, उन्होंने साफ साफ कह रखा था कि 1 मोल लिया है, उस गैस कितनी थी, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस थी, आइडल गैस थी, ठीक है, इंसुलेटेड थी, एडियाबैटिक प्रोसेस में थी, यानी सब कुछ सेम चल रहा है। तो हम वर्क डन को यहां से पुट कर देंगे, 1 into 8.314 into डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 5/3 - 1, तो आंसर आ जाएगा 13.32। सो वर्क डन जो आपने किया, जो आपने फ्यूल सेल्स उठाया, उसके का जो टेम्परेचर राइज हुआ, डेल्टा टी का जो चेंज है वो है 13.32। दिस इज द आंसर। लेट्स सी कितने लोगों ने सही किया। 0.85 लोगों ने इसको सही किया, इसका मतलब अगेन मल्टीपल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स के साथ आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 जाइंट किलर्स चैप्टर जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का, थर्मोडायनेमिक्स 11th का, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मिक्स करके बहुत प्यारा सवाल बनाया। एंड इसीलिए देखिए इसकी जो करेक्ट रेस्पॉन्स की जो परसेंटेज है वो इतनी नीचे गिर गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट और हार्डन गैस। तो बेसिकली इसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ और दे रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट और H2 गैस। बैलेंस कर लेते हैं।
बैलेंस्ड हो गई है। अब इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें यह दिया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां जो हाइड्रोजन गैस बनी है उसका वॉल्यूम से हमसे पूछा जा रहा है। अगर हमें इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो हमें इसमें गैसेस स्टेट लगाना पड़ेगा। तो गैसेस स्टेट लगा के हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें इसके एन चाहिए, हमें आर चाहिए और टी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारे को देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है। हमें टी दे दिया गया है, टी दे दिया गया कितना 300 केल्विन हमें टी दे दिया गया है। हमें आर दे दिया गया 0.0821। एन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। एन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? एन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उन्होंने कहा कि 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट किया गया। 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम हमसे रिएक्ट किया गया। तो 544 डिवाइड बाय 27 यानी ये एक तरह से मोल्स हो गए। और ये कितने आ रहे हैं? ये आ रहा है 0.2 मोल्स। और H2O के मोल्स कितने हैं? H2O मोल्स है आपके 5 इंटू 10⁻³ इंटू 50। ये है इसके टोटल मोल्स। ठीक है, अब इसके जो मोल्स आ गए, अब हमारे पास मोल्स आ गए, ये कितने हो रहे हैं? ये हो रहा है आपका 0.25। एल्यूमिनियम के और H2O के मोल्स जो हमारे को रिक्वायर है वो आपके, हमारे पास H2O हमारे पास लिमिटिंग है, क्योंकि हमारे अगर 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, उस हिसाब से हमारे पास 0.3 नहीं है H2O के। तो H2O क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग रीजन, यानी H2O के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एल्यूमिनियम हमारे पास एक्सेस में है, रिएक्ट नहीं करेगा पूरा। सो H2O के जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स आपके H2 के होंगे। इनका मोलर रेशियो क्या है? 1:1। तो यानी कि मुझे H2 के मोल्स पता चल गए। H2 के मोल्स कितने हैं? 0.25। आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821। टी की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन। और जो प्रेशर है वो 1 और वॉल्यूम आपको चाहिए। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम हमको मिल जाएगा इसका 6.15। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो समवेयर अराउंड 6.15 के आसपास आएगी। देखते कितने लोगों ने सही किया है। इसको सही किया है 18.21% लोगों ने सही किया है। काफी लोगों ने सही किया है क्योंकि ये कंपैरेटिवली मच इजियर कॉन्सेप्ट था इसके पहले से सवालों से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पे बहुत प्यारा सवाल दिख रहा है यहाँ पे। यूरेनियम 238 को इन्होंने रेडियोएक्टिव डिके किया और इससे इन्होंने लेड बनाया, अल्फा पार्टिकल बनाया, बीटा पार्टिकल बनाया। ओके, रॉक को कंटेन इनिशियली 68.10⁻⁶ ग्राम ऑफ यूरेनियम, यानी पहले यूरेनियम जितना था वो दिया गया है। इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इट वुड एमिट, अब अल्फा पार्टिकल एमिट किया उस आप दिख रहा है, इफ द नंबर अल्फा पार्टिकल एमिट ड्यूरिंग द रेडियो डिसइंटीग्रेशन जो है वो आपका 3 हाफ लाइफ्स। तो Z इंटू 10⁸ क्या होगा? यानी जो इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इट वुड एमिट, आपको अल्फा पार्टिकल के नंबर्स चाहिए, यानी आपको कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए उनके नंबर्स चाहिए। और आपने रेडियो डिसइंटीग्रेशन जो यूरेनियम का कराया वो आपने 3 हाफ लाइफ्स कराई। तो ये बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन दिख रही है क्योंकि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ये बहुत कॉमन है। 238 92 यूरेनियम डिसइंटीग्रेट करा के आपने क्या बनाया? इसमें लेड बनाया। लेड की एटॉमिक नंबर 82 होता है और 206 उसका मास। उससे आपने अल्फा पार्टिकल बनाया, डबली चार्ज हीलियम। उससे आपने बीटा पार्टिकल बनाया। ठीक है, अब हमें एक बार देखना पड़ेगा बैलेंस करके कि क्या हो रहा है। 238 में से 206 को माइनस करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 32 यानी 8 हीलियम इसने एमिट किया होगा इन टर्म्स ऑफ मोलर रेशियो 8। तो यूरेनियम अगर 1 है तो हीलियम आपका 8 टाइम्स है। बीटा पार्टिकल भी देख लेते हैं। तो बीटा पार्टिकल ये हो गया 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 82, तो इसका मतलब दैट इज समवेयर अराउंड 98, यानी कि इसने आपके 6 बीटा पार्टिकल एमिट किए होंगे। चलिए अब हमारे पास ये तो आ गया कि कितने अल्फा पार्टिकल कितना बीटा पार्टिकल का, इसका एक तरह से रेशियो तो आ गया। हमारे को जो यूरेनियम मिला उससे उसका 8 गुना हमें, यूरेनियम जो डिसइंटीग्रेट होगा उसका 8 गुना ज्यादा क्या डिसइंटीग्रेट होगा? हीलियम, यानी अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। चलिए तो यूरेनियम कितना डिसइंटीग्रेट हुआ? यूरेनियम हुआ 3 हाफ लाइफ्स। 3 हाफ लाइफ्स मतलब अगर पहले 100% था तो 100 से हुआ 50, 50 से पहला फर्स्ट हाफ लाइफ में 50, 50 के बाद 25, 25 के बाद आपका हुआ 12.5, यानी 0.125 रह गया। डिसइंटीग्रेट कितना हुआ? 0.875 डिसइंटीग्रेट हुआ।
इतना वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो हमारे पास जो यूरेनियम था हमारे पास 6.8 ग्राम। सो 68 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 238। ये क्या है? यूरेनियम के मोल्स। कैसे पता चला? ये हमें वेट दे रखा है, वेट को हमने डिवाइड कर दिया किससे? मॉलिक्यूलर मास से, और उसका 0.875 डिसइंटीग्रेट हुआ है, यानी इतना परसेंटेज यूरेनियम का डिसइंटीग्रेट हुआ है। अब इतना डिसइंटीग्रेट जो हुआ है उसमें से हमें पता है कि यूरेनियम अगर डिसइंटीग्रेट होता है 1 तो हीलियम बनते हैं 8, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से। तो इतने आपके मोल्स हीलियम डिसइंटीग्रेट हुए या अल्फा पार्टिकल्स मिले। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से, जिससे कि हमारे पास नंबर्स आ जाए। तो ये नंबर्स आ गए। तो ये नंबर्स अगर आप देखेंगे, ये नंबर जो है वो वैल्यू देगी हमें किसको? Z की वैल्यू देगी। तो Z की वैल्यू आ रही है 1.2। देखते हैं कितने लोगों ने सवाल को सही किया। सवाल को सही करने वाले की जो परसेंटेज है वो है 7.44, यानी कि बहुत कम लोगों ने सवाल सही किया। उसकी अगेन वजह ये है कि अगेन ये जो है स्टोइकियोमेट्री को यूज करते हुए केमिकल काइनेटिक्स या कहो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। अब ये जो आयनिक इंटरमीडिएट है वो आयनिक इंटरमीडिएट के थ्रू ये क्वेश्चन हो रहा है। इसमें P में इन्होंने कॉन्स्टेंट H2SO4 डाल रखा है। जनरली एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, प्रोटोनेशन कर रहा है। तो देखते हैं क्या कर रहा है। एस्टर के इस O पे H प्लस का अटैक हो रहा है, तो क्या कर रहा है? ये डिहाइड्रेशन कर दे रहा है, एक तरह से डी मिथाइलेशन कर दे रहा है। हाइड्रेशन नहीं बोलेंगे, मिथाइलेशन बोलेंगे, डी मिथाइलेशन कर दे रहा है। और उसके कारण क्या आ रहा है? कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है ना। वो कार्बन पे जो प्लस चार्ज है वो एक और एरोमेटिक रिंग पे वो अटैक करेगा एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी सारे फिनाइल रिंग तो इंटैक्ट रहेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे अटैक कर देगा। और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लस पे अटैक कर देगा तो एक और रिंग बन रही है। ये फिनाइल तो है ही पहले से, ये वाला फिनाइल भी पहले से है। ये फिनाइल था आपका कैसे? ऐसा। अब वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है। तो हमें पहले पता है कि ये फिनाइल में कितनी डिग्री 4 होती है, और इस फिनाइल में कितनी होती है? 4। इस फिनाइल की कितनी है? 4। तो कितने हो गए आपके? ये तो हो गए 12। ये फिनाइल की कितनी है? 4। तो कितने हो गए? 16। और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक डबल बॉन्ड, तो 16 + 2, इसका आंसर है 18। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपके कितने डबल बॉन्ड्स या कितने आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो ये 16, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर एक 17 और ये सिलो बॉन्ड का कारण डबल बॉन्ड। तो टोटल आपका डिग्री ऑफ आ गया 18। तो हम क्वेश्चन एनालिसिस पे आते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस से ये समझ में आ रहा है कि ये सवाल 2.11% लोगों ने सही किया। अगेन मैं बात बोलता हूं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को हैंडल करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है जेईई एडवांस में, और जेईई एडवांस में वही क्रैक कर पाता है जिसके मल्टीपल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की एबिलिटी बेटर हो। जहां तक सवाल है इस पेपर में, इस पेपर के ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे और इजी क्वेश्चन की जो परसेंटेज थी वो काफी कम थी। मैं मानता हूं कि पेपर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में लिंक करते हैं, और जब ऐसे लिंक होते हैं आदमी गलती करता ही है। लेकिन यहीं पे आपको अपनी होशियारी दिखानी है और हमें सोचना पड़ेगा कि मल्टी कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। इनका सॉल्व करने का तरीका कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कॉम्प्लेक्स नहीं था। आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ता हर एक चीज को, जो कीवर्ड्स को पिक करना है, उन कीवर्ड्स को पिक करते हुए दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जाना है। जैसे अभी अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वर्क डन निकाला, और वर्क डन निकालने के बाद वो वर्क डन को हमने एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन में यूज कर लिया। फॉर्मूलेज हमें पता है, हमारे को सिर्फ मल्टी कॉन्सेप्ट को यूज करना आना चाहिए, उनको मर्ज करना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करिए एंड आप विनर होंगे। तो ये था पेपर एनालिसिस 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।